तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने अक्टूबर से स्टार्ट करके भी नीट को क्वालिफाई कर लिया। बट डिस्क्लेमर ये है कि आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत होती रहनी चाहिए स्टार्टिंग से। अभी बस मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई में बूस्टअप ला सकते हो। बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। आपको ये बात जानना होगा, आपको हार्डवर्क करना है, बट विथ सम स्मार्ट वर्क जिससे हार्डवर्क आपको बेरेबल लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी नीट आपका 3 मई 2026 को, यानी कि कुल मिलाकर आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए दिसंबर या जनवरी में। सो यू हैव अक्टूबर से मार्च तक का समय, क्योंकि अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में आप सिर्फ टेस्ट दोगे और आप कुछ पढ़ तो नहीं सकते हो। तो अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो हमारे पास अक्टूबर से मार्च तक का ही टाइम है अपने सिलेबस को फिनिश करने का और साथ ही मल्टीपल रिवीजन करने का। तो हम टारगेट रखते हैं कि जनवरी या अर्ली फरवरी तक हम पूरा सिलेबस अपना फिनिश कर लेंगे 11-12 कंबाइन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपका सिलेबस अगर कंप्लीटली फिनिश नहीं होता है जनवरी या फरवरी में, कॉज प्रॉब्लम इन फिनिशिंग इट योर मल्टीपल रिवीजन ऑन टाइम, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल रिवीजन होना नेसेसरी है। अगर आपका सिलेबस जनवरी या फरवरी के अंदर में फिनिश नहीं होता है तो आप मल्टीपल रिवीजन के लिए आपके पास समय बचा नहीं रहेगा। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो आपको करनी ही होगी अगर आप अपना सिलेबस टाइम पे फिनिश करना चाहते हैं। सो व्हाट्स द स्ट्रैटेजी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन देने वाली हूँ जिससे आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। जस्ट फॉलो दिस थिंग एंड आई विल मेक श्योर कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ये दिया है और मैं इस एग्ज़ाम को जान चुकी हूँ कि इस एग्ज़ाम में कहाँ पे हम स्मार्ट वे में हार्डवर्क करके बहुतों से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि आपको उन 22 से 25 लाख बच्चों से कम्पीट नहीं करना, आपको उन 50,000 से 1 लाख बच्चों से कम्पीट करना है जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। एंड उनसे कम्पीट करने के लिए आपको भी अपनी स्टडी के लिए सीरियस होना होगा। सो आप एक पेन एंड कॉपी लेकर बैठ जाइए, बिकॉज थिंग्स आर गोना गेट सीरियस। आवर टारगेट इज़ 3 मंथ्स में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे विथ वीकली टेस्ट, जो प्रोबेबली आप संडे को दो। एक दिन अपने पूरे वीक में आप सिर्फ टेस्ट ले रखोगे और उस दिन आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। मैं स्पेसिफिकली संडेज़ को ही देती थी। मैं उस दिन एक ऑफलाइन टेस्ट देती थी, अपने लास्ट अटेम्प्ट की बात मैं कर रही हूँ, और मैं रिवाइज़ करती थी वीकली। जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ा था उसको मैं रिवाइज़ करती थी उसी दिन, कुछ भी नया उस दिन नहीं पढ़ती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी चैप्टर्स को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो हमें ये बेसिक फ्लो समझना होगा उसका। अगर हम बेसिक फ्लो समझे सब्जेक्ट वाइज तो हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री है और तीनों का पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स। फिजिक्स बहुतों का वीक पॉइंट है एंड बहुतों के लिए ये एज अ नाइटमेयर है। फिजिक्स को अगर हम स्टेप वाइज टैकल करें तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इवन तो मैं फिजिक्स में बहुत वीक थी, मैं अगर स्कोर कर सकती हूँ तो आप तो ज़रूर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन शॉट लेंगे। अब ये वन शॉट हम कहाँ से लें? अगर आपका कोई पेड बैच है तो आप उससे लीजिए, आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप ऑफलाइन से कीजिए। मैंने अपने लास्ट अटैम्प्ट में किसी पेड बैच से तो नहीं किया था, मैंने यूट्यूब पे प्रशांत सर के लेक्चर से इसे कंप्लीट किया था। एंड दे आर लिटरली जेम्स, अंडररेटेड जेम्स ऑन यूट्यूब। यू शुड रियली वॉच दोज वीडियो, आई रियली रिकमेंडेड, क्योंकि वो सर हर एक चीज़ को बताते हैं। लाइक लिटरली आप एक बार उनसे पढ़ के देखो, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। आई नो ये बहुतों के लिए वो लेवल जो होगा वो ईजी नहीं होगा। उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो यूजुअली थोड़े से लेवल पे होते हैं, वो बिगिनर्स को थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं। तो अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो आप ज़रूर प्रशांत सर के लेक्चर देंगे, और नहीं अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप PW में किसी भी फैकल्टी से पढ़ेंगे तो वो लोग ईजिली समझा देते हैं बेसिक से। सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे इन द क्लास इटसेल्फ। आप क्या करोगे, आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो उसको बीच में पॉज करो। पॉज करने के बाद उसमें से सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, उसके बाद ही सर का सोल्यूशन देखो, ट्राई करो एटलीस्ट। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब आपको सोल्यूशन पता चलेगा आप कुछ नया सीख पाओगे। अगर आप पहले ही देख लिए होगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे, आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट वो थोड़ी देर में आप भूल जाओगे। एंड उसमें जो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है और मैं ये नहीं सोच पा रही थी, तो आप उसको अपने एक मिस्टेक कॉपी में नोट कर लोगे। अब मैं उसको बताऊंगी कि मिस्टेक कॉपी बनाना कैसे है, आपको क्या पूरी क्वेश्चन आंसर लिखना है कि कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं। आपको PYQ सिर्फ सॉल्व नहीं करना है कि आप लिए और बस उसको सॉल्व करने लगे, वो एक तरीका है, बट उससे आप ज़्यादा बेनिफिट नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करना होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक पे वेटेज ज़्यादा रहा है एंट्री का। आपको देखिए ऐसा है कि पैटर्न हर साल चेंज होता है एंड इट डजेंट मैटर लाइक 2025 में कितना चेंज होता है, बट कहीं ना कहीं
सब कुछ वैसा ही आता है, भले ही थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा पर टॉपिक चेंज नहीं होगा। जो हाई वेटेज टॉपिक है उसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन इम्पॉर्टेंस टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन सब को करने के बाद आपका फाइनली वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इतनी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको रिवीजन भी इतनी ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप भूलोगे भी उतना नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे, क्योंकि टाइम का गैप अगर ज़्यादा रह जाता है, अगर आप एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने लगते हो तो दूसरी चीज़ें आप भूल जाते हो। अब रिवाइज करोगे और उन शॉर्ट नोट्स को करोगे, इन शॉर्ट नोट्स को जो ट्रिकी क्वेश्चन वाले होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस वीक में फिजिक्स के एक चैप्टर को कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट किया, मैंने उसके क्वेश्चन किए, मैंने उसके PYQs देखे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया। जैसे अब पुलिस के क्वेश्चंस नहीं आते तो मैंने उसको सोचा कि इतना सारा उसमें क्वेश्चन है तो मैं क्यों बनाऊँ उतना सारा, जब उसमें से कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस जो सच में आने वाले हैं, जो सच में मैटर करते हैं। थोड़ा बहुत पुलिस का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जस्ट इन केस वो आ जाए, बट वो इतना अगर रेलेवेंट नहीं है तो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटनियन लॉज हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सच में आते हैं। फिजिक्स में NCERT इंपॉर्टेंट है, बट वो तभी इंपॉर्टेंट है जब आप ये सब कंप्लीट कर दो। अगर ये सब कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप NCERT करो, क्योंकि वो एक प्लस पॉइंट की तरह है जब आप ये बेसिक कंप्लीट कर लेते हो। अब हम चलते हैं बायो की तरफ। बायो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि बायो सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से आता है और सब कहीं ना कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री को अपना वीक पॉइंट बना के रखते हैं। यूजुअली हम बता रहे हैं, हो सकता है किसी का बायो वीक हो, दे आर एक्सेप्शन आई थिंक। तो पहले आप वन शॉट लो। ऐसे तो हर चैप्टर का वन शॉट वर्थ इट नहीं है मेरे ख्याल से, बट अगर आपको ज़रूरत लग रहा है कि हाँ मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तो आप वन शॉट ज़रूर देखो। आप अपने किसी भी फेवरेट टीचर से वन शॉट देख सकते हो। मैं बायो के लिए यूजली वन शॉट नहीं देखा करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बायो आता है, मैं ऑलरेडी बहुत बार उसे पढ़ चुकी हुई थी, तो मेरा वो टाइम बहुत बचा रहा था। फिर NCERT बुक्स पढ़ो, क्योंकि मैं बता रही हूँ सच, क्योंकि आप जितना बार भी NCERT पढ़ो हर बार कोई ना कोई नई बात NCERT से निकल ही जाएगी जो आपको नहीं आती हो, और उसी से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में और आप नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए आपको NCERT को कितना बार पढ़ सकते हो, जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ो। उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, मतलब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। सोचो कि जितना NCERT आपने पढ़ा उतना आप करीब हो रहे हो अपने ड्रीम कॉलेज के। NCERT पढ़ो, MCQ सॉल्व करो जितना, लाइक अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें 100, 150 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस, आप जितना आप कैपेबल हो क्वेश्चन लगाने के। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है अभी, और अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो ज़्यादा क्वेश्चन भी मत लगाओ। बट हाँ, क्वेश्चन ज़रूरी है अगर आपको उसके पैटर्न में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वो आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं जो NCERT ओरिएंटेड हो। आलतू फालतू क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर हम देखें, केमिस्ट्री में 3 पार्ट डिवीजन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको फिजिक्स की तरह ही पढ़ना है। आपको सॉल्यूशन चैप्टर लेना है, आपको सॉल्यूशन का थ्योरी वन शॉट कंप्लीट करना है और उसको उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके PYQ समझ करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट में लाइक अक्टूबर-नवंबर में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरह कंप्लीट करना है, 11-12 कंबाइन। उसके बाद हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक भी कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनिक को आपको थोड़ा बायो की तरह पढ़ना है, बट इसमें आपको इंपॉर्टेंटली नोट्स बनाने हैं। ऑर्गेनिक में आपके खुद के बने हुए नोट्स होने चाहिए, जो आपको टीचर बनाते होंगे। आपके लेक्चर जो वन शॉट के हैं, या फिर आप डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं। इसमें डिटेल लेक्चर देखना मुझे लगता है ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आ जाती है, और ऑर्गेनिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके डिटेल लेक्चर ही देखें, वन शॉट से इतना आइडिया नहीं लग पाता है, बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो मैं कहूँगी अगर हो सके तो ऑर्गेनिक के डिटेल लेक्चर ज़रूर देखें। उसके बाद इस तरह से आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इन चैप्टर्स में भी क्या सारे चैप्टर्स को आप सेम वेटेज दोगे? ऑब्वियसली नहीं, नॉट। आपको क्या करना है, अब इन सारे चैप्टर्स में क्या सभी को आप सेम वेटेज दोगे? ऑब्वियसली नॉट। आपको क्या करना है, आपको वेटेज वाइज भी चैप्टर्स चूज़ करने हैं। मैं इससे क्या कहना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यूनिट एंड डायमेंशन छोटा है, राइट? उसको पहले दिन आपने वन शॉट से कंप्लीट किया, सेकेंड डे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और वीकेंड पे आपने उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसमें जब कोई टफ क्वेश्चन लगा, जो या फिर कोई कॉन्सेप्ट था जो अच्छा लगा, या फिर जो भूलने वाला पार्ट था, उसको आपने दोबारा रिवाइज कर लिया। उससे वो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको करना। और अगर कोई चैप्टर हार्ड है तो उसको 3 से 4 या 5 दिन भी आप दे सकते हो। आपको एक शेड्यूल बनाना है। मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक इस तरह से मैंने एक मंथली शेड्यूल बनाया था कि 2 मार्च, ये मेरा मार्च का मेरे पास है, मेरा पुराना वाला आई थिंक सो खो गया है, और यही मेरे पास अभी अवेलेबल है। ये मेरा मार्च का था, जब मैंने दोबारा अपना पूरा सिलेबस रिवीजन करना चाहा, क्योंकि मैं एक बार रिवीजन कर चुकी थी फरवरी में, और जनवरी में मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस किया था, फरवरी में मैंने पूरा होल सिलेबस फिर से फिनिश किया, और मार्च में मैंने तीसरी बार फिनिश किया। तो उसमें मैंने अपने चैप्टर्स को रैंडमली रखा है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे 3 मार्च को मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर रखा, उसके साथ मैंने काइनेमेटिक्स किया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कर लिया, साथ में मैंने टेस्ट भी दिया। उस समय मैं टेस्ट दे रही थी।
उसके साथ साथ जैसे मैंने केमिस्ट्री का भी और बायो का मैंने इसमें नहीं लिखा क्योंकि बायो मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ रही थी, तो इस तरह से मैं प्रिपेयर कर रही थी। आपको भी इसी तरह से देखना है, आपको एक हार्ड चैप्टर और एक ईजी चैप्टर को कंबाइन करके रखना है, वो मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है। आपको एक स्ट्रैटेजी डालनी है चैप्टर वाइज भी, 70% टू 30%। अब 70-30 क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मोल कॉन्सेप्ट या काइनेमेटिक्स होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पे थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितने क्वेश्चन के टाइप इंपॉर्टेंट। आप थ्योरी 1000 बार पढ़ लो, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं आएगा। तो इन सब चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन के टाइप को सॉल्व करना है। मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग चीज़ों से आपको, लाइक POAC है आपका, स्टोशियोमेट्री है एंड डिफरेंट थिंग्स हैं जो अलग अलग है, और उन सभी में आपको थ्योरी कम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना मैटर करता है। उसी तरह से सेमीकंडक्टर और वेव ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर्स भी हैं जो फोकस करती हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा। आपको इस पर NCERT पे फोकस करना है, आपको इसकी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस कम भी सॉल्व करोगे, टाइम बचा सकते हो यहाँ से। उस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। मेंटेन मिस्टेक जर्नल। अब इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मिस्टेक जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से ही इसको बनाती थी, बट मुझे सही तरीका इसका पता नहीं था। इसको बनाने में आप यूँ नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को उतार दिए। मेरे लिए मिस्टेक जर्नल में मैं उन सभी क्वेश्चंस को लिखती थी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने गलत भी किए हो या फिर जो मुझे नया लगा हो या फिर जो मुझे अच्छा लगा हो। जब भी मैं टेस्ट देती थी, मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मैं उस क्वेश्चन को मिस्टेक जर्नल में तो लिखती थी, साथ में यही बताती थी कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करना कि मिस्टेक जर्नल कैसे बनाया जाता है। नहीं तो अगर आप ऑलरेडी अच्छा बनाते हो तो आपको लगता है कि आपका तरीका सही है तो आप उस तरीके को फॉलो करो। बैलेंस चैप्टर। नाउ बैलेंसिंग, मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मिक्स करके आपको चैप्टर लें। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो ये सब आपको मेंटेन करके रहना है, ताकि क्योंकि इतना करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और वो भी मोटिवेटिंग और पैशनेट होकर के पढ़ाई करना सच में ईजी टास्क नहीं है। इसलिए अपना मन पढ़ाई में लगाए रखने के लिए आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, और वो तभी हो सकता है जब आप थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हो। ट्राई टू बी एज मच एज कम्फर्टेबल इन स्विचिंग टॉपिक्स। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको नहीं आता है तो अटक नहीं जाना है, आपको सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। हो सकता है आप फिजिक्स छोड़ के आप बायो में चले जाओ या केमिस्ट्री में चले जाओ बनाने के लिए। तो इन दैट टाइम आप अगर मल्टीपल चैप्टर्स को अपने माइंड में एक साथ नहीं रख पा रहे हो तो आपको दिक्कत होता है, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपको स्विचिंग टॉपिक्स को स्विच करने में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। टेस्ट में इससे आपका प्रैक्टिस हो सकता है। एंड आई विल से कि गिव एज मनी एज टेस्ट पॉसिबल। आपका ये जो शेड्यूल है मेरा वो जनवरी या फरवरी तक है। इसके बाद आप मार्च में एक बार और इसी तरीके से वापस से सिलेबस को रिवाइज करोगे, एंड दिस टाइम यू विल रिवाइज इट लिटिल बिट फास्ट। सिर्फ वीक टॉपिक्स को रिवाइज किए, उसके बाद फिर मार्च में किए एक बार और। इसे 3 बार आपका जब रिवाइज हो जाएगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका चैप्टर्स आपके दिमाग में बंद हो जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे, एंड आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है वो आपको इतना परेशान नहीं करेगा। उसके बाद आप टेस्ट देते रहो, आप मार्च में भी टेस्ट के नंबर बढ़ा देना और अप्रैल में तो पूरी टेस्ट ही देना, और उसके बाद आई विल मेक श्योर कि आपका नीट का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, अगर मैं उस समय डर जाती या फिर ये सोच में रह जाती है मुझसे नहीं हो सकता, ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो आज मैं नीट क्लियर नहीं कर पाई थी। आपको भी खुद पे विश्वास करना है और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बिकॉज दिस इज़ प्रूवन एंड इट इज़ लिटरली माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन दिस एग्ज़ाम। एक लास्ट ट्राई बिना स्ट्रेस के और स्मार्ट वे में हार्डवर्क करके, बिकॉज हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, जो स्मार्टली करता है वही निकल पाता है।